अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुल्क में जारी सियासी, मुआशी और आइनी बहरान और बेयकीनी की सूरत हाल में एक बार फिर से अफवाज पाकिस्तान को सियासी मुखालफत, सोशल मीडिया पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम साजी और प्रोपेगेंडे का सामना है। और इसी वजह से आज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी को रावलपिंडी में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। DGISPR का कहना है कि सोशल मीडिया पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले बाज़ लोग सियासी हैं और कुछ का दुश्मन एजेंसीज वाला एजेंडा है। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे किया कि हमारे लिए तमाम सियासी शख्सियात और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। रिटायर्ड फौजी अफसरान की तंजीमों को सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। साबिक फौजी होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई कानून से बालातर है। पाक फौज किसी खास जमात, सोच या नजरिए की हामी नहीं है। आला अस्करी हुकाम की चीफ जस्टिस से मुलाकात की तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती। जिस मुल्क में भी फ़ौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया वहाँ पे इंतशार फैला है। उनका क्या कहना था, ज़रा सुनिएगा। 2 रोज़ बाद सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाज़िल जज साहिबान को विफाकी हुकूमत और वज़रा की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और गुज़श्ता रोज़ जो विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने मुबैना ऑडियो लीक पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। और उधर विफाकी हुकूमत की जो पोजीशन है वो भी बड़ी गैर मुस्तहकम है। एक तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी फरमाते हैं कि जी मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने हैं, जबकि हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने अपने तमाम अरकान असम्बली से इस्तीफ़े ले लिए हैं, जो किसी भी वक्त कायदा अलहदगी का ऐलान भी कर सकते हैं। अच्छा, ईद के फ़ौरन बाद ये सियासी जो गहमा गहमी है क्या भूंचाल पैदा करने वाली है, इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में जिन मेहमानों को हमने दावत दी है, हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वज़ीर ज़तार गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार बैरिस्टर एहतशाम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों की इजाज़त से मैं ज़रताज साहिबा से शुरू करना चाहूँगी। ज़रताज, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान कहते हैं कि जी इदारों को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। एक तरफ फौज के खिलाफ मुहिम चल रही है, दूसरी जानिब जुडिशरी को तनकीद का निशाना बनाया हुआ है, तो ये सिलसिला कैसे खत्म होगा? थैंक यू फिजा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि फिजा, जिस टाइम पे इस रजीम चेंज के बाद जब चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को हमारे सर के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुसल्लत किया गया और उनकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी के घर के आगे वीगो डाले खड़े हो जाते थे, किसी को नामालूम अफराद की तरफ से कॉल आ जाती थी। अभी भी हमारे बहुत सारे कारकुनान जो है वो इस वक्त कैद में है। कोई सोशल मीडिया पे आवाज उठाने पे, किसी को जमान पार्क से जो है वो उठा लिया गया था रेड के अंदर, और किसी को जो है वो रैली के अंदर से उठा लिया गया था। और जहाँ पे इंटरनेशनल जो डे था खवातीन का, उस दिन जब खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, शेलिंग की गई ऊपर, उनके ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए, बदतरीन जो टेररिज्म थी, स्टेट की ताकत को निहत्ते कारकुनान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। खान साहब के घर के ऊपर रेड किया गया, जबकि वो कानून की बालादस्ती के लिए इस्लामाबाद के अंदर जो है कोर्ट के अंदर मौजूद थे। और पीछे जिस तरीके से बुशरा बीबी जब घर में अकेली थी और जिस तरीके से कारकुनान को मारा पीटा गया, घर की तोड़ फोड़ की गई, इसी तरीके से जैसे अब मुराद सईद की जिंदगी को खतरा है, वो बेचारा कहता रहा कि मुल्क में दहशतगर्दी आ रही, सवात के लोगों ने, बनू के लोगों ने, वजीरिस्तान के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी, लेकिन उसी के ऊपर गद्दारी और दहशतगर्दी के जो है वो पर्चे करा दिए गए। खान साहब अपनी, जिनके ऊपर हमला हुआ था, जान से खुदा ना खास्ता जा सकते थे, वह खान साहब अपनी FIR भी दर्ज नहीं करवा सके। लोगों की नाजेबा वीडियो जो है वो कस्टडी के अंदर बनाई गई और उनको जो उनके साथ गैर इंसानी सलूक हो सकता था वो इसी मुल्क के अंदर हुआ है। वहां पे फिजा, अगर आपको याद है, मैं आप ही के प्रोग्राम में कहते रही थी कि हालात बदलते देर नहीं रखते और मुश्किल वक्त बदल जाता है। मुश्किल के बाद हमेशा आसानी होती है। एक तवील जदोजहद है हमारी 27 साल की, और हमने कभी आईन कानून को हाथ में नहीं लिया। अगर आपने हमारा पॉलिटिकली मुकाबला नहीं करना, सियासत के मैदान में मुकाबला नहीं करना, वोट के जरिए मुकाबला नहीं करना, तो ये नहीं हो सकता कि आप हमें गोली मार दें, ये नहीं हो सकता कि आप हम पे बगावत के मुकदमे कर दें, ये नहीं हो सकता कि आप हमें घरों से जो है उठवा लें, आप चादर और चार दीवारें को पामाल कर दें। वहां अवाम को गिला ठहरेगा, वहां पे अवाम को डिपार्टमेंट से और वो मुक्तदर इदारे जो पाकिस्तान में स्टेक होल्डर है उनसे गिला ठहरेगा। वही गिले के जरिए आज अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह रहे हैं और उन्होंने फरमाया है कि एक प्रोपेगेंडा मलिशियस उनके खिलाफ हो रहा है, तो जारी बात है वो जो गैप आ गया है उसको फिल करने की जरूरत है, ट्रस्ट की जरूरत है। कुछ चीजों से इंसान बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कर सकता। कुर्बानियां हुई है, अवाम ने भी दी है, हमारी आर्म फोर्सेस ने भी दी है, और हमारी बड़ी तवील जदोजहद है टेररिज्म के खिलाफ, और वो पराई जंग पे जो हमें झोंका गया था
9/11 के बाद हम बाजारों में भी शहीद हुए, मस्जिदों में भी शहीद हुए, बॉर्डर के ऊपर भी शहीद हुए। वहां पे इस गैप को फिल करने की जरूरत है, और वहां पे जो कह रहे हैं कि एक गैर सियासी हमारा किरदार होना चाहिए, ये अब साबित करना पड़ेगा। ये अब बताना पड़ेगा कि चोरों के पीछे, डाकुओं के पीछे, लुटेरों के पीछे, जैसे आपने भी राना सनाउल्लाह की मिसाल दी, एक स्टेट के मिनिस्टर को, एक इंटीरियर मिनिस्टर को किसने ये जवाब दिया है कि बजाय इसके कि आप टीवी पे आके कंडेम करें कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये प्रिवेसी के खिलाफ है, कि आप लोगों की ऑडियो वीडियो लीक करें। और पीडीएम की तो पूरी सियासत ही नाजेबा वीडियो के ऊपर और ऑडियो के ऊपर चलती है और फोर्स्ड होती है। इसको बाकायदा मरियम की जो एक कैंपेन है वो इसको इस पूरे मलिशियस प्रोपेगेंडा को, चाहे वो जजों के खिलाफ हो, चाहे वो सियासतदानों के खिलाफ हो, चाहे बुशरा बीबी के खिलाफ हो, चाहे खवातीन के खिलाफ हो, चाहे वो जैसे अब अली अमीन गढ़ा पुरसा से लोग है, उसको बाकायदा कैंपेन को लीड करती है मरियम नवाज। वहां पे एक इंटीरियर मिनिस्टर को या चार इनके तर्जमानों को किसने ये राइट दिया है कि आप ऑडियो वीडियो को आके कौम के सामने पेश करें, स्टेट के चैनल के ऊपर आप उसको चलाएं, और फिर आप जबकि दूसरी तरफ और जो लीडरान है उनकी आवाज, इमरान खान की आवाज को तो आपने मीडिया के ऊपर चलने नहीं दिया। आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, काफी डिटेल में मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, ठीक है। बैरिस्टर एहतशाम मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपने ज़रताज गुल साहिबा को भी सुना, तो बैरिस्टर साहब एक ही दिन इलेक्शन होने का मुतालबा जोर तो पकड़ चुका है, पर इत्तेफाक आपको लगता है कि हो पाएगा? और सिराजुल हक साहब जो उन्होंने बड़ी काविश की है, वो काविश कर रहे हैं, आपको लगता है कि कामयाब हो जाएंगे? दो दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे वो, और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, बड़े पूरे एतमाद थे कि हाँ हो जाएगा कामयाब। अगर नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि फिर हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया फिजा। मेरे ख्याल में सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है अगर तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से थोड़ी लचक दिखाई जाए, जिसकी भी जो पोजीशन है उसके ऊपर मुज़ाकरात के बाद थोड़ी लचक दिखाए, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, और उससे थोड़ा सा अपने आप को बैक ऑफ करे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पे एक पोजीशन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के थ्रू ले चुकी है। पहले ये था कि जी 30 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे पंजाब में, अब ये है कि 14 मई को होंगे। लेकिन एक तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के आप रिमार्क्स देखें तो उन्होंने सियासतदानों को कहा है कि द बॉल इज इन योर कोर्ट और आप खुद से कोई फैसला करें, और अगर आप एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाते हैं तो अदालत के लिए भी काम आसान हो जाएगा। यानी कि उनका जो 14 मई का एक फैसला इनफील्ड है वो उसके ऊपर भी नजरसानी करने के लिए तैयार है। इन केस के पॉलिटिशियंस के माबैन अगर किसी किस्म की कोई सेटलमेंट होती है, तो अगर इनके दरमियान कोई सेटलमेंट हो जाती है, जिसके इम्कानात मुझे फिलहाल बहुत कम नजर आ रहे हैं, फिर तो ये हो जाएगा जो आप कह रही हैं। लेकिन अपेरेंटली मामलात जो है वो थोड़े कशीदा है, इख्तलाफ की सूरत हाल है, तसादुम की सूरत हाल है, केओस है, कुछ बदले की आग है, कुछ ख्वाहिशात का समंदर है जो थमने में नहीं आ रहा। तो ये जितनी भी बातें उनको मद्देनजर रखते हुए मुझे लग नहीं रहा कि 27 जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में परसों है, उससे पहले ये किसी एक नुक्ता इत्तफाक पर पहुंचेंगे और सुप्रीम कोर्ट का काम आसान करेंगे। तो इवेंचुअली द बॉल विल गो बैक इन द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा क्या कर सकता है? वो यही कहेगा कि फिर जो फैसला 14 मई का उसके ऊपर आप इलेक्शंस करवाएं। फिर हुकूमत अगर उसको नहीं मानती है तो उसका नेक्स्ट स्टेप जाहिर बात है वही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अबूली होती है, तो उसका मंतकी नतीजा कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती है। लेकिन जो गुफ्तगू हो रही है वो तो ये है कि हर तरह की कीमत चुकाने के लिए ये हुकूमत तैयार है, चाहे वो शहबाज साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी क्यों ना हो, उनकी नाअहली क्यों। ठीक है, ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, मैं अब आपकी तरफ आना चाहूँगी। 27 तारीख को बड़ी एक अहम समात है, फंड जारी हो जाएंगे, इलेक्शन आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं, या जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि आगे हालात उनको क्या नज़र आ रहे हैं, तो जो कानूनी नुक्ता नज़र है वो क्या है अभी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? देखिए फिजा, जो हुकूमत है इस वक्त पीडीएम की, वो तो टोटली डिफाइंस में है। वो डिफाइंस में किस चीज़ की है? एक आईने पाकिस्तान की और एक जो सी है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि ये तीसरी जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च का फैसला, फिर सुप्रीम कोर्ट का 14 अप्रैल का फैसला, उसके बाद दोबारा नोटिस दिए गए, और अब अल्टीमेटली एक फ्रेश जो पिटिशन आई है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्टिव्स हैं वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अब जो इशू चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट एडमेंट है कि जी हमने एक जजमेंट दे दी है, अब इस जजमेंट से हम किसी भी तरीके से बैक आउट नहीं कर सकते। एंड जजमेंट इज वो जजमेंट इज कि जी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज हो चुकी हैं, 90 डेज में इलेक्शंस होने थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंफ्यूजन था या जो भी उसने काम किया वो इलेक्शंस नहीं हो सके, अब आप जाके इसको 14
मेरे को इलेक्शंस कराइए। अब जो हमने देखा कि जिस अंदाज में असेंबली में ये तमाम कार्रवाई हो रही है, पहले तो एक लॉ लेके आ गए ऐसा कि जी जिसका वाहिद मकसद हमें यही नज़र आ रहा है कि ये जो एक्शंस हो रहे हैं या ये जो फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको अंडू किया जाए या मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए या जो नैब का फैसला मुतवक्का है उसको अंडू किया जाए। और उसके साथ साथ करारदादें पास की जा रही हैं असेंबली के फ्लोर से कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए, विच इज़ टोटली के जिसको आप कह सकते हैं कि डिसओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जजमेंट्स। अब ऐसी सूरत हाल में पैसे का तो अगर जाना था, पैसे का एलोकेशन तो स्टेट बैंक ने कर दी, लेकिन मेरे इल्म में तो नहीं है कि जी कि वो लैंड कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। इट मींस कि हुकूमत अभी भी इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। और ये जो नई फ्रेश पिटीशन थी इसमें जिसमें कह दिया गया था कि अगर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और वो ये सोचती हैं कि जी एक डेट पे कराना है इलेक्शन, तो उसके लिए क्या था, उसके लिए उन्होंने बड़ी अच्छी एक सजेशन दे दी। वो सजेशन ये थी कि जो जमात इस्लामी के अमीर की तरफ से आई थी कि हम ईद उल अज़हा के फौरन बाद पोलिंग कराएंगे। रिमेंबर दिस थिंग कि इट वुड बी अ पोलिंग डेट, नॉट रेजोल्यूशन ऑफ असेंबलीज, और उसके बाद चला जाएगा जनरल इलेक्शंस की तरफ। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई इस पे कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या वजीर आजम साहब इस पे एग्री करेंगे। और अगर ये एग्री नहीं करेंगे और जो उन्होंने एक नया अभी हम देख रहे हैं कि ऑडियो वीडियोस की शक्ल में जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर रहे हैं, दिस शोज क्लियर इंटेंशंस कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो आईने पाकिस्तान उसका रास्ता देता है कि क्या होगा। और ये भी इनकी गलतफहमी है कि हम कुर्बानी दे देंगे तो फिर इलेक्शंस नहीं होंगे। नहीं, आर्टिकल 187, 189, 190 में बहुत पावर्स है और ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट खुद से तय कर पाएगा कि इलेक्शन कैसे होने हैं और क्यों नहीं होने हैं। ज़रताज साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो मुबैना ऑडियोज़ का वीडियोज़ का सिलसिला जारी है, कुछ ख़वातीन के हवाले से भी जो मतलब अहम सियासी शख्सियात हैं उनके हवाले से भी फ़ेक वीडियोज़, मुबैना वीडियोज़ इस तरह की चीज़ें गर्दिश करती रहीं। कोई उनके हक़ में आवाज़ उठाता रहा, तनकीद करता रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग तमस्कुर का निशाना बनाते रहे। ये मुआशरे को किस तरफ लेकर जा रहे हैं हम? आप भी खातून हैं, मैं भी खातून हूँ, बैरिस्टर साहब सुन रहे हैं, राजा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में, जितने लोग देख रहे हैं सबकी बेटियाँ भी हैं, बहनें भी हैं। मतलब हम मुआशरे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या एग्जाम्पल सेट हो रही है? आइंदा आने वाले दिनों में तो लोगों की इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी, बल्कि मेरे ख्याल से वो दौर शुरू हो चुका है। फिजा, इज्जत तो महफूज नहीं है। कौन सी सियासी खातून की या किसी कौन सी बापर्दा खातून की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इज्जत महफूज है? क्या जो एक्स हमारी फर्स्ट लेडी है बुशरा बीबी, उसके खिलाफ प्रॉपर पीएमएलएन जो है वो टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती? क्या जो फजल रहमान साहब है उनकी जो पार्टी है, क्या उनके ऑफिशियल जो अकाउंट है उसमें हमारे जो पीटीआई उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते ऑफिशियली? ब्लू टिक उनका ट्विटर है। बाकायदा हमारी खवातीन को क्या तितलियां नहीं कहा जाता? बाकायदा क्या फतवेबाजी हमारे ऊपर नहीं होती है? और बाकायदा जो पॉलिटिकल खवातीन है उनको टारगेट करके और फेक और फोर्ज वीडियो बना के बाकायदा मरियम नवाज कहती है कि मेरे पास तो लोगों के वीडियोस हैं, और वीडियोस कभी मरती नहीं है। लोगों की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि बीबी मोहतरमा इस वक्त अगर गई नहीं है वाकई उम्रा करने तो तौबा ताइफ हो जाए, और वाकई कहे कि तौबा ताइफ हो कि मैं मजीद जो है वीडियो ऑडियो का कारोबार नहीं चलाऊंगी। क्योंकि सियासत में अगर आपने आखिर में खवातीन के ऊपर हमला करना है, सियासी कारकुनान के ऊपर हमला करें, क्या जिले शाह को शहीद करके इनके दिल को सुकून नहीं मिला जिसके ऊपर उन्होंने मिठाइयां बांटी, जिसके ऊपर केक बांटा, और तब भी उनके ऑडियो लीक हुई थी? पहला सवाल तो ये है कि हुकूमत के अपने तर्जमान, अपने वजीर, अपने मशीर इंटीरियर मिनिस्टर की सरबराही में या मरियम नवाज की सरबराही में बाकायदा स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल करके स्टेट की टीवी के ऊपर बैठ के ऑडियो वीडियो चलाते हैं लोगों की, और कभी जजों को कहते हैं, कभी जो है वो जर्नलों को कहते हैं, कभी जो है वो पॉलिटिकल लीडरान को कहते हैं, और कभी खवातीन उनके भी शर से महफूज नहीं है। जो सर उठाए उसको गोली मार दो, जो सर उठाए उसको ब्लैकमेल करो। पीटीएम और स्पेशली पीएमएलएन फिजा एज ए माफिया काम करती है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करती है। पॉलिटिकल पार्टी का तो काम है कि इलेक्शन कराओ और अवाम जो वो बैलेट के जरिए जो है वो फैसला कर ले। अवाम बताए, अवाम की जो राय है वो मोतबर है पाकिस्तान का आईन के मुताबिक, 22-23 करोड़ अवाम फैसला कर रहे,
कि किसको वज़ीर आज़म के मसनद के ऊपर बिठाना है। आप तो एक ही पीडीएम से फतवा आना रह गया कि फजल रहमान के जरिए फतवा लगाए कि पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन करवाने गुनाह कबीरा है, पाकिस्तान के अंदर बैलेट ही गुनाह कबीरा है, पाकिस्तान के वोट की पर्ची गुनाह कबीरा है। यही पीडीएम से रह गया। बाकी अगर उन्होंने यही आसरा करना है कि अब इलेक्शन रोकने के लिए सास बहू की लड़ाई करके और उन्होंने खवातीन की ऑडियो लीक करवानी और इसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो फिर तो मैं जो हमेशा कहती हूँ कि पीएमएलएन की अब सियासत बस की बात नहीं है। इनको चाहिए कि कबाड़िए की दुकान खोल लें, कोई चूरन की दुकान खोले। सियासत इनके बस की बात नहीं है। मुल्क इससे चलाया नहीं जा रहा। दहशतगर्दी की लपेट में इस वक्त पाकिस्तान आ चुका है और जो दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाता है, मुरासी जैसे लोग, उनके ऊपर एक बगावत के मुकदमे जो है वो कर दिए जाते हैं। मुझे ब्रेक का कादर है। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर एहतशाम साहब, ज़रताज गुल साहिबा, राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान इस तरह का दिया कि चाहें तो इमरान खान के खिलाफ सजाए मौत वाले केसेस बना सकते हैं। ये इंतहाई खतरनाक किस्म के बयान आते हैं, कैसे देख रहे हैं? ऑलरेडी बनाए फिजा उन्होंने दहशतगर्दी के जो मुकदमात बने इमरान खान के खिलाफ, कत्ल का मुकदमा जो ज़िले शाह का इमरान खान के ऊपर डाला है उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है, सजाए मौत हो सकती है। राना साहब शायद, हालांकि वो खुद वजीर कानून रहे पंजाब के इतने साल, अभी वफाकी वजीर दाखिला है, तो ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक ये जो पर्चे 140 के करीब इमरान खान साहब कहते हैं कि उन पर हुए, उनमें बहुत सारे पर्चे ऐसे हैं जिसमें सजाए मौत तक सजा हो सकती है, बना चुके हैं ये तो वो कर। और ऐसा बयान देना, इसकी आपको क्या वजह समझ आती है? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की जो पॉलिटिक्स है, आपने देखा ही होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने जब कभी कोई वार्निंग देनी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या फ़ख्र से अपने वोटर्स के सामने कहना हो कोई ऐसी बात कि हम अपने सियासी मुखालिफ को खींच के रखेंगे, तो वो कहते हैं कि हमारा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, उसका नाम राना सनाउल्लाह है। ठीक है, तो राना साहब का एक उस रोल है जो उनको असाइन किया हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, और उसको निभाने की वजह से और रूथलेसली बेरहमी के साथ और थोड़ा कनिंगनेस के साथ निभाने की वजह से राना सनाउल्लाह साहब की तरक्की हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, और वो वफाकी वज़ीर दाखिला भी बन गया और उससे पहले सूबाई सतह पे वज़ीर कानून भी थे। तो ये उनका काम है, दिस इज हिज जॉब, दिस इज व्हाट ही इज आस्क्ड टू डू एंड दिस इज व्हाट ही इज डन एंड दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू इन फ्यूचर आल्सो। ठीक है, जी बैरिस्टर साहब, उनकी सियासत वो मेरे आप कर रहे, वो इसी के चंद उनके जो लीडर्स हैं उनको उन्होंने प्लीज करना है, तो वो ऐसे ही प्लीज होते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आप इस तरह के बयानात को कैसे देखते हैं? देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये बयानात, अगर ये पॉलिटिक्स अब इस तरीके से होगी कि जब राना सनाउल्लाह साहब की पहली एक स्टेटमेंट आती है कि जी अब यहाँ हम रहेंगे या इमरान खान साहब रहेगा, हम में से वो जिस तरीके से का उनका कहने का मकसद था कि लाशें दो हैं कबर एक है, अगर इस किस्म की बात की जाएगी और उस किस्म के बाद इस किस्म के थ्रेट्स दिए जाएंगे, दिस शोज़ के वो जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को वो टोटली मज़ीद कैओटिक ले जाना चाहते हैं, और वो उस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि उन्हें जो चीज़ एज ए लॉ मिनिस्टर भी वो रहे हैं, कानून के दायरे में रहते हुए अगर वो अपने केसेस को सुप्रीम कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में कंडक्ट करें, लेकिन अगर वो ये स्टेटमेंट्स देते हैं तो इस स्टेटमेंट्स की जो गूंज है वो गूंज आपको सुप्रीम कोर्ट में भी नज़र आएगी, वो इसकी एको आपको इंटरनेशनल फोरम्स पे भी नज़र आएगी, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स के चैप्टर्स में भी नज़र आएगी, जहाँ पे इस चीज़ का नोट किया गया है कि पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये जो कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, ये जो लोगों के साथ इस किस्म की हरकतें हो रही हैं कि उन्हें कस्टडी में लेके एक शहर से दूसरे, दूसरे से तीसरे सूबों में, एक सूबे से दूसरे, तो इस तमाम का जो ओनस है, जो बर्डन है और इस तमाम की जो लाइबिलिटी है, वो अल्टीमेटली राना सनाउल्लाह बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर उन पे आ रही है, और उसका जवाब देने की बजाय वो अगर ऐसी बातें करते हैं कि हम क्या लोगों को नज़र नहीं आ रहे कि जो केसेस बनाए जा रहे हैं वो किस किस्म के फेक एंड फैब्रिकेटेड केसेस हैं। मैं खुद आप ही के चैनल के समी इब्राहिम का केस करता रहा,
मैं दूसरे मीडिया के पर्सनल्स का जो उन पे अरशद शरीफ शहीद के साथ जो केसेस बनाए गए कि जी फेक केसेस बनाए गए, ये तमाम चीजें कौन करवा रहा है? सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ राजा आमिर साहब। बैरिस्टर साहब आप भी सुन रहे, ज़रदाद साहब आप भी, आप दोनों कानून को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। राजा आमिर अब्बास, बैरिस्टर एहतशाम, ज़रदाद आप भी सुनिएगा कि एक FIR होती है, किसी पे FIR हो गई, किसी के खिलाफ पर्चा कट गया, तो एक चीज़ का खौफ होता है, उसको इतना आम कर दिया जाए कि उसका खौफ ही खत्म हो जाए। कि उस तरफ जा रहा है माशरा? देखिए, ये खौफ तब होता है कि जब पर्चा कोई जेन्युइन हो, लेकिन जब आपको पता हो कि जी 12 या 13 या कोई शख्स, कोई मजिस्ट्रेट कहता है कि मैं टीवी देख रहा था और टीवी देखते हुए मेरी दिल आज़ारी हो गई, फिर हमें वो कंप्लेनेंट भी नहीं मिलता। किसी नाई की दुकान पे कोई शख्स आके देख के कहता है कि जी मैंने फलानी वीडियो, ये पर्चे वो हैं कि जिसको अदालतें उठा के डस्टबिन में फेंक रही हैं। जब आप दहशतगर्दी का दफ़ा ऐसे लगाते हैं कि जैसे कोई ये किसी भी ऑर्डिनरी कोर्ट में शायद एक रेंट का ऐसे नहीं लगेगा दफ़ा, तो उस पर क्या होता है कि FIRs तो अपनी जगह, लेकिन ये जो 140 इमरान खान साहब पे FIRें हो रही हैं, ये जिस अंदाज में उनको ट्रैवल कराया जा रहा है, ये जो अदालतों में लाया जा रहा है, जिस अंदाज में अदालतों में पुलिस आती है, जिस अंदाज में आपने देखा कि वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जो पुलिस ने कार्रवाई की इमरान खान साहब जब वहाँ पे गए थे, तो ये वही इंटेंशंस हैं जो राना सनाउल्लाह साहब जाहिर कर रहे हैं कि ये जो FIRs काटने के एक दो मकसद हैं। एक तो इतना प्रेशराइज करें कि शायद वो शख्स टूट जाए पार्टी से, नंबर 2 इतना ह्यूमिलेट करें, इतने उसके साथ टॉर्चर और इनह्यूमन काम करें कि जनाब कल को वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना हो, या फिर ये सब कुछ भी नहीं होता तो आप उनको किसी ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि जनाब उसमें आप कोई ऐसा एक्सीडेंट क्रिएट करें। दिस ऑल शोज कि जी इनका जो वो टारगेटिंग है, जो इमरान खान साहब ने FIR कटाई है, वो FIR बिल्कुल उसमें यही वो बातें हैं। शायद राना सनाउल्लाह साहब भी उसमें एक एक्यूज्ड हैं, उसमें ही इज़ वन ऑफ द एक्यूज्ड जो इमरान खान साहब उनका नाम लेते हैं। तो उसके अलावा आप उनका अगर आप देखते हैं तो फैसलाबाद में अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो उनके अपने जो हैं ओपोनेंट्स वो उनकी काफ़ी डिटेल्स बताते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम अब जिस तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्या इस तरफ बढ़ रहे हैं कि अब हमने कत्ल गारत करनी है या हमने आईने पाकिस्तान की सुपरमेसी को देखना है? तो सुपरमेसी को देखते हुए बड़ी अच्छी बात की जा रही है। आज आपने अपने शुरू में कहा कि जी अब जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। यही चीज़ हमें नज़र आई कि जब बाजवा साहब ने बात की थी कि जी आज से ए पॉलिटिकल हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हमें क्या नज़र आया? हमें ये नज़र आया, बाजवा साहब की इंटरव्यूज़ देखिए, इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, वो कहाँ पे ए पॉलिटिकल हुए, वो क्या हुआ। उसके बाद जो ये PDM की हुकूमत आई, PDM की हुकूमत ने आते ही क्या कहा कि जनाब हमें तो लाया गया है। ये जो बाप पार्टी के खालिद मकसी साहब थे कि जी हमें तो बताया गया था कि आपने हमें इकट्ठा किया गया था कि इमरान खान साहब को हटाना है, लेकिन इधर तो बातें कुछ और हो रही है। आज MQM जो सी है इस्तीफे दे रही है, उस पर भी लोग देखते हैं। एक तरफ तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, MQM को अचानक से क्या हो गया, तो दीज आर वेरी हार्श रियलिटीज। अचानक से जो हो जाता है ये पहले भी हो जाता है। MQM के तो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की आपको पता है पुरानी आदत है। अच्छा ज़रदाद, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ज़रदाद साहिबा, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो सबके सामने है। ये आए थे जी महंगाई ख़त्म करने, आवाम का दर्द इन्हें सता रहा था कि इमरान खान को घर भेजना है, ना घरों के वादे पूरे किए गए, ना नौकरियों के वादे पूरे किए, लेकिन उसके बाद आके जो महंगाई का हाल है वो आपके सामने, आवाम तो बेचारी रो रही है। अब ऐसे में हर कोई जहाँ पे मुतासिर है रो रहा है, कोई खुश नहीं है। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं बड़ी कॉन्फिडेंट है, उन्हें आज भी लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है सिर्फ। और उनका ट्वीट है, वो ज़रा स्क्रीन पे भी चलाएगा, आपने भी शायद पढ़ा होगा, सब लोग उनको फॉलो भी करते हैं। वो कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ वही हैं जो पाकिस्तान के लिए आखिरी उम्मीद है। 3 बार वो वज़ीर आज़म रहे लेकिन कुछ नहीं कर सके, अपने लिए कोई हॉस्पिटल नहीं बनवा सके, इलाज के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, फिर भी आखिरी उम्मीद पाकिस्तान की इनको वो नज़र आ रहे हैं, जिनका कारोबार, पैसा, औलाद सब बाहर है, इलाज भी बाहर होता है। पाकिस्तान के लिए आखिरी उम्मीद वो कैसे हैं? ये ओवर कॉन्फिडेंस से क्या है? देखिए, जो उनके दरबारी है या उनके पर्स उठाने वाली जो उनकी बेटी की नौकरानियां हैं, वो कोई पॉलिटिकल फिगर तो नहीं है ना। उनका काम है कि नवाज शरीफ की फैमिली को, खानदान शरीफा की करप्शन को जस्टिफाई करना, उनके बुल पॉलिश करना, पर्स उठाना। हालांकि अगर असूली तौर पर देखें तो नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसका 1-1.5 साल के अंदर जनाजा निकल चुका है।
उसकी पार्टी तो खत्म हो चुकी है और उसकी पार्टी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आप यकीन करें फिजा कि इस वक्त हम रिव्यू में जा चुके हैं पंजाब की सीटों के लिए और हमारे पास 25 कैंडिडेट और पोटेंशियल कैंडिडेट है, लाइन लगी हुई है और हमने टिकटों की तकसीम कर दी और हम रिव्यू में चले गए क्योंकि इतने लोग हमारे टिकट लेना चाहते हैं। मगर हमें इस वक्त डेरा गाजी खान में बैठ के ये नहीं पता अपनी तमाम सूबाई सीटों के ऊपर कि हमारा मुखालिफ जो PMLN है उसका निशान है क्या। वो शेर के निशान पे अभी वो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, छतरी पे लड़ रहे हैं, मुर्गे पे लड़ रहे हैं, बकरी पे लड़ रहे हैं, गीदड़ पे लड़ रहे हैं, लोटे पे लड़ रहे हैं। हमें नहीं पता क्योंकि PDM और स्पेशली PMLN इस वक्त निशान की भी अलॉटमेंट नहीं की। इतना इनका इस वक्त जो पार्टी का मुराल है और इस वक्त इनकी टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है। तो वहां पे इनके इस तरह की जो घरों के अंदर जो उन्होंने नौकरानियां पाली वो इस तरह की इनको कोई उम्मीद सहर और कोई आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ को जरूर कहेंगी। जो शख्स अपनी बीवी और माँ के जनाजे के ऊपर नहीं है वो अपनी पार्टी की जनाजे के ऊपर क्या खाक आएगा। और अभी आप उसको जबरदस्ती बुला ले, आप उसको इवन देखे ना, इनकी अपनी हुकूमत है जो भी है, आखिरकार भिखारी वज़ीर आज़म कार की डिग्गी में छुप के जाके और बुर्का पहन के वज़ीर आज़म तो बन गया ना, तो अपने भाई की हुकूमत में वो पाकिस्तान क्यों नहीं आता? बाहर सैर पे चला जाता है, सऊदी अरब चला जाता है, लेकिन इसका जो पाकिस्तान नहीं आता, वो बेचारे को वो दुल्हन वो कहता है पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, जो मर्जी कर ले, उससे भगोड़ा रहना है भगोड़ा ही रहेगा। बाकी उसकी पार्टी का जनाजा निकल चुका है, ट्विटर खेल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम में जाएंगे तो इनको असल हैसियत का पता चलेगा। मैं सिर्फ फिजा उसके ऊपर कमेंट करना चाहती हूँ जो आपने मेरे बाकी मेहमानों से जो आपने पूछा जी, प्लीज कि जो राना सनाउल्लाह की लैंग्वेज है जो वो खान साहब को थ्रेट करते हैं, और ये बात तो बड़ी खतरनाक है, सजाए मौत वाले केसेस बना सकते हैं। बेसिकली वो असल फेस है। ठीक है, ये राना सनाउल्लाह जो असल, अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैं आपको दुनिया से भेजूंगा ही नहीं जब तक आपका असल चेहरा अयां नहीं होगा। तो असल चेहरा ये तो लिबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ है, जमहूरियत का वोट की, तो ये ड्रामेबाजी इनकी। इनका असल चेहरा राना सनाउल्लाह है। इनका असल चेहरा जो है वो ये कि ये माफिया की तरह काम करते हैं, ये लोगों को थ्रेट करते हैं, इनके मर्जी की फैसले नहीं होते तो उनकी नाजेबा ऑडियो वीडियो फोर्ज करके करते हैं। अगर उससे भी कोई ब्लैकमेल नहीं करता तो ये लोगों को एलिमिनेट करते हैं, कत्ल करते हैं। और सारी दुनिया को पता है कि आबिद बाक्सर ने क्या करता कि 350 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मैंने किसके कहने पे की थी? शहबाज शरीफ के कहने पे की थी, राना सनाउल्लाह के कहने के ऊपर की थी। और राना सनाउल्लाह कौन है? वो है जो बाकायदा आके पॉलिटिकल लोगों को थ्रेट करता है, किसी को फितना कहता है, किसी को कहता है गोली मार दे, किसी को कहता है इसके ऊपर मुकदमा कर दे, कोई कहता है इसको खत्म कर दे, एलिमिनेट करते हैं। और जो मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ के साथ मिल के जो खवातीन के मुंह पे गोलियां मारी थी, ये इनको ये इसके हिसाब से ये कभी भी नहीं छूटेंगे। जो जिले शाह को जो हमारे कारकुन के साथ उन्होंने किया है, जो हमारे लोगों के साथ किया है, जो इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया है, ये इनका बैकग्राउंड है, ये इनका असल पोर्टफोलियो। ऐसे ही इन्होंने PMLN का किया कि कुछ सियासी पार्टी कह के इन्होंने निभादा उड़ा है, वरना सारी दुनिया को पता कि इत्तेफाक फाउंड्री में क्या होता था, लोगों के साथ उन्होंने क्या सलूक किया, चाहे कब्जा माफिया हो, खवातीन की, बेवाओं की, प्लाटों के ऊपर कब्जा माफिया हो, होकर बरादरी के जरिए सारी दुनिया को पता है जो इनका किचन चलाता है, किस तरीके से ये मरियम नवाज और किस तरीके से स्पेशली जो PMLN है वो माफिया काम करती है। तो राना सनाउल्लाह बेसिकली अपनी असल हकीकत, अपना असल चेहरा और मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी बताते हैं, जो वो खान साहब के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या खवातीन को जिस तरीके से बोला किचन चलाता की बात। जी बैरिस्टर एहतशाम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। बहुत से लोग खान साहब की जो पार्टी के हैं, सीनियर लीडरशिप बड़ी नाराज़ है इसलिए क्योंकि वो जो कहते हैं कि जी पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात हैं उसके लिए जो टिकट है उसके लिए बहुत से लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब जब टिकट दिया जाता है, जारी बात है जो लीडर है उसने भी कुछ सोच समझ के टिकट दिए जिनको दिए हैं, लेकिन जिनको नहीं मिले, एक जो तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पर, हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो सीनियर लीडरशिप है वो भी काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही है। अच्छा, मैंने कल क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी ज़बान पाक लाहौर में, तो ये जिक्र हुआ था वहाँ पे कि टिकटों की तकसीम का फ़ैसला इस मौके पे उसका ऐलान करना क्या एक मुनासिब सियासी पॉलिटिकल मूव थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, ये तो हमने करना था। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और टिकटों की तकसीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा पुराना मसला है और वो इस वजह से है क्योंकि लोगों का जो परसेप्शन है PTI के बारे में वो एक रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है।
इमरान खान साहब ने जिस तरह से इसको बिल्ड किया है, वो सर्टनली लोग उसको तब्दीली की एक जमात समझते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जो कि आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, नज़रियाती बुनियादों पे सियासत में आते हैं, शायद अदरवाइज वो रिवायती जो हमारी यहाँ पे सियासी जमातें उसमें सियासत में हिस्सा लेने का ना सोचें, लेकिन वो इमरान खान को ज्वाइन करने का सोचते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं। लेकिन जब वहां पर जाके एक टिपिकल पॉलिटिक्स पीटीआई के अंदर वो देखते हैं तो उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है। कुछ लोग ऐसे अभी तक हैं जो मुझसे रब्ता कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है हमने अप्लाई किया था लेकिन हमें नहीं मिल रहा। अच्छा, उसमें दो बातें, एक चीज तो यह है कि अब मेरिट्स के ऊपर पार्टी को लगता है कि उनसे ज्यादा मौजू कोई और कैंडिडेट है तो यकीनी तौर पे पार्टी लीडरशिप का वो इख्तियार है कि वो फैसला करे और उसके, लेकिन अब मिस कैलकुलेशन है और असेसमेंट दुरुस्त नहीं, और इस तरह के कुछ वाकयात ऑलरेडी फिजा मैं आपको बताऊं कि मुझ तक पहुंचे। मिस कैलकुलेशन असेसमेंट जरा ये बताइएगा कि क्या, जरा इस पे रोशनी डालिएगा, आपने जो दो लफ्ज बोले वहां पे फिर वो सर्टनली पार्टी की गलती होगी। और इमरान खान को चीज जो है इसका जाहिर बात है इदराक होना चाहिए कि इस वक्त अगर उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत हाई है तो छोटी बहुत लोगों से वो मिसगाइड ना हो जाए। मिसाल के तौर पे फरानी बिरादरी का यहाँ ज्यादा वोट है, ठीक है, ये पुराने ट्रेडिशन है जिनको फॉलो किया जाता है, लेकिन आप खुद कहते हैं कि हम पॉपुलर हैं और नजरिए की जमात है, और इमरान खान और बल्ले का नजरिया इस वक्त जो है अवाम में बिक चुका है। के ऊपर हौसला रख के जो मेरिट्स पर ठीक लोग हैं, ये नहीं कि जो भी मतलब कि जिस तरह का भी बैकग्राउंड है, मिसाल के तौर पे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनका बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बैकग्राउंड है, जिनके ऊपर बहुत अजीबोगरीब किस्म के इल्जामात है, लेकिन वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए अप्लाई करेंगे और उनको मिल भी जाएंगे। ये मैंने देखा है, अभी की आ रही हैं। तो ये पार्टी का फैसला है, ठीक है जी, वो बेहतर किस तरह इसको आगे लेके जाते हैं। सर्टनली यहाँ पे केयरफुल रहने की जरूरत है इमरान खान को, बिकॉज बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जिन लोगों को छोड़ेंगे वही कल को आपके तर्जुमान है, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हीं से आपने लोगों में पहचाने जाना है, उन्हीं की कारकर्दगी पे आपकी हुकूमत डिपेंड है। ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, आप कैसे देखते हैं कि लीडर को जारी बात है बड़ा सोचना होता है, लेकिन लीडर के इर्द बहुत से लोग ऐसे मौजूद होते हैं, ज़रताज भी यहाँ बैठी हुई हैं, वो सुन रही है कि सियासतदान, मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं करी, जितनी भी पार्टियों के लीडरान हैं उनके इर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं। तभी तो पार्टीज़ में आपस में इख्तलाफात होते हैं, एक पार्टी के लोग अपनी पार्टी के लोगों से इख्तलाफात कर रहे होते हैं, बैठ के सहाफ़ियों को भी बता रहे होते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो लीडर के कान भरे जा सकते हैं या उनको मिसगाइड किया जा सकता है जो इर्द गिर्द के लोग हैं, फिर उसके नतीजे क्या होते हैं? देखिए, अब इमरान खान साहब जो उनसे हैं, वो ये जो पिछला 3, साढ़े 3, 4 साल का टर्नओवर गुजरा है, जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो ये कह रहे थे कि जी ये सिलेक्ट एक बड़ा एक्सपीरियंस से गुजर के आए हैं। फिर आपने देखा कि जी लोटे भी हुए उनकी पार्टी में और लोग बिक भी गए। तो इन तमाम फैक्टर्स को जेन में रखना है। फिर साथ उन्होंने ये भी देखना है कि जी जो ऐसे कि एक वेव चली थी भुट्टो साहब के दौर में कि जी जिसको भी वो टिकट देते थे वो जीतते थे, लेकिन हम इनको ये भी देखना है कि हमने बिल्कुल उसी तरीके की लहर में नहीं बह जाना। ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना है कि इलेक्शंस को जीतना भी है। इलेक्शंस में जब 3/4 की बात हो रही है, क्योंकि अब वो सिंपल मेजॉरिटी से दोबारा इमरान खान साहब अगर आते हैं तो बहुत बैड एक्सपीरियंस ऑलरेडी वो कर चुके हैं, और अब की बार उन्हें जो टिकट का प्रोसीजर है और अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करना है, ये मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे जो गवर्नमेंट आनी है, क्योंकि ये जो इतनी बैड हैपनिंग्स हो चुकी हैं, इसको दुरुस्त करने के लिए, पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लाने के लिए उनको ये इलेक्शंस 3/4 से जीतना है, जिसमें टिकट्स एक वाइटल इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और अब मैं बात करूंगी बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम की, जिनके अगवा को 15 रोज़ गुजर चुके हैं। हुकूमत पुलिस ताहाल आकाश राम को सुराग लगाने में बाकायदा नाकाम नजर आ रहे हैं, उनको नहीं ढूंढ पा रहे। आकाश राम की जो बाजियाबी है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से दरख्वास्त दायर कर रखी है, और आकाश राम का अगवा एक बहुत बड़ा कहने के सवालिया निशान है। 15 दिन गुजर गए, इसके बावजूद आखिर क्यों कोई सुराग नहीं लगाया जा सका? कब तक जुल्म का सिलसिला जारी रहेगा? कब तक जालिम की मनमानी चलती रहेगी? कभी बोल के कोर्ट चेयरमैन शोएब शेख साहब पर झूठे जाली बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाते हैं, उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा जाता है, और एक ही केस की 2-2 FIRs काटी जाती हैं। किसी को ला कानूनियत का ये मंजरनामा दिखाई क्यों नहीं देता है? कभी बोल के सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब हैं, सदीक जान है, उनको निशाना बनाया जाता है। कभी इंतजामिया, कभी मुलाजिमीन को जाली छापों के जरिए हिरासा करने की कोशिश की जाती है।
जालिम का जब दिल चाहता है, जब जी करता है जुल्म करता है, जब जी करता है चैनल की नशियात को बंद कर दिया जाता है। और अब बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम को गुज़िश्ता 15 रोज से अगवा किया हुआ है। आकाश राम के अगवा से मुल्क की जो अक़लियती बिरादरी है उसमें तशवीश की लहर पाई जाती है। भारत समेत आलमी मीडिया पर इस पर बात हो रही है बाकायदा, मगर अफसोस कि हुकूमत हमें बहुत ज़्यादा गैर संजीदा नज़र आ रही है, जिससे हर शख्स ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर ये जुल्म कब ख़त्म होगा, कब एक आम आदमी को इंसाफ मिलेगा, उसे कब तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा भी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।